नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे अगस्त महीने का गिरिराज पत्रिका का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अगस्त महीने का गिरिराज पत्रिका का फर्स्ट पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जो भी वीकली बेसिस पर गिरिराज पत्रिका से बनता है या फिर डेली न्यूज़पेपर से बनता है। अगले क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट रोपवे प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रोपवे परियोजना का निर्माण किया जाएगा। देखो, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रोपवे परियोजना का निर्माण किया जाएगा शिमला में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्यों गिरिराज पत्रिका में आया था और क्या आया था? देखिए, गिरिराज पत्रिका में आया था कि शिमला में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रज्जू मार्ग जो है वो बनाया जाएगा। रज्जू मार्ग का मतलब है ये रोपवे जो है वो बनाया जाएगा। अब दुनिया में तो ये दूसरा होगा, परंतु भारत में ये सबसे लंबा पहला होगा। 13.79 किलोमीटर लंबा ये होगा और एशिया का ये पहला ऐसा रज्जू मार्ग जो है वो होगा। अगर हम बात करें पूरे डिटेल में कि क्या कॉन्टेक्स्ट जो था वो आया था, तो शिमला में देखिए 1734.40 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो 13.79, ये आपने ध्यान रखना है, 13.79 किलोमीटर लंबा ये रज्जू मार्ग जो है बनने जा रहा है, रोपवे बनने जा रहा है। अब देखो, हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जो है वो ये रोपवे जो है वो बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको चिंतपूर्णी का पता होगा, बगलामुखी माता का पता होगा, आपको कुल्लू का पता होगा। यहाँ पर जो है वो बनने जा रहे हैं, यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर यही आया था कि यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, जो ट्रैफिक जाम लगता है वहाँ से जो है वो थोड़ी सी राहत मिलेगी। और दूसरी ओर यहाँ पर फ़ायदा ये भी होगा कि हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक जो स्वच्छ और हरित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको भी जो है वो अचीव करने में हेल्प मिलेगी। जो शिमला में रज्जू मार्ग बन रहा है, इसमें हेल्प कौन करेगा? देखो, इसमें जो है वो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो हेल्प करेगा। और ये लोन यहाँ पर देगा, कितना % लोन ये यहाँ पर देगा? जितनी भी कॉस्ट होगी उसका 80% जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक देगा। बाकी का बचा हुआ लोन जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो वहन करेगी। तो 80:20 की लागत से जो है ये बनाया जाएगा और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो देगा, और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश सरकार 20% जो है वो यहाँ पर करेगी। तो ये सारा का सारा आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर ना थोड़ा सा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको बता देता हूँ। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर का ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनता है। देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ पर इसकी स्थापना जो था वो की गई थी और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो ब्रिक्स कंट्रीज जो है ना, ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा इसकी स्थापना की कब गई थी? तो इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। फोर्टालिज़ा ब्राज़ील में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है? तो हेडक्वार्टर इसका जो है वो चाइना के संघाई में जो है वो स्थित है। तो इतना आपने इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच एन इमीडिएट रिलीफ फॉर फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज। तो बोलते हैं देखो, अभी हिमाचल में फ्लड देखने को मिली, अलग अलग जगहों पर बादल फटे तो काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, जान माल का यहाँ से काफ़ी नुकसान हुआ। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल रूप से कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है। देखो, बाढ़ प्रभावित जो परिवार हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने तत्काल रूप से जो है वो घोषणा की है कि 50,000 रुपया जो है वो ऊपर दिया जाएगा परिवारों को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 50,000 रुपये तो दिया ही जाएगा, परंतु इसके अलावा सरकार ने ये कहा है कि किराया और आवासीय सुविधा जो है वो भी दी जाएगी। 3 महीने के लिए जो है वो किराए की सुविधा दी जाएगी, यानी कि 3 महीने के लिए 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा ताकि वो किराए पर रह सकें और उसके बाद अपना रहने का अरेंजमेंट कर सकें। देखो, यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि गिरिराज पत्रिका में जो कॉन्टेक्स्ट आया था, एक और बात यहाँ पर आई थी कि जब मुख्यमंत्री दौरा करने के लिए गए थे तो शिक्षा मंत्री जो रोहित ठाकुर हैं वो भी गए थे, और 7वां वित्त आयोग जो हिमाचल का है, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी जो है वो यहाँ पर गए थे। अब 7वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हमने पढ़ रखे हैं कि किसको बनाया गया है। 7वां वित्त आयोग जो है वो उसका अध्यक्ष बनाया गया है नंदलाल को। नंदलाल कौन है? देखो, नंदलाल जो है वो MLA हैं। नंदलाल जो है कांग्रेस के MLA हैं और रामपुर से जो है ये संबंध रखते हैं। ठीक है जी, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वो नंदलाल थे। पहले हम गिरिराज पत्रिका में इसको पढ़ चुके हैं, परंतु अभी फिर से पढ़ना ज़रूरी है। ये तो हिमाचल का वित्त फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है हिमाचल का, परंतु अगर हम इंडिया में फाइनेंस कमीशन के लेवल पर बात करें तो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है वो कौन है और कौन से नंबर के
फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की हम बात कर रहे हैं। देखो अगर हम बात करें कि अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन जो भारत का है उसके चेयरमैन कौन है, तो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया। उनका नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें 15th जो इससे पहले था, 15th जो फाइनेंस कमीशन था इंडिया का, उसके चेयरमैन कौन थे, तो वो NK सिंह थे। NK सिंह वो थे, वो आपने ध्यान रखना। उनका नाम नंद किशोर सिंह था, नंद किशोर सिंह उनका नाम था, परंतु ये नंदलाल जो है ये रामपुर के MLA हैं जो हिमाचल के 7th फाइनेंस कमीशन के जो है वो चेयरमैन हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए, इनमें कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका पता है कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है। बोलते हैं कुरपन इज द मेन ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि कुरपन ये जो है वो सतलुज की मुख्य सहायक नदी है, परंतु कौन से जिले में ये मुख्य सहायक नदी है। देखो कुरपन की अगर हम बात करते हैं तो कुरपन जो है वो सतलुज की सहायक नदी है, परंतु ये कहाँ पर है, ये जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये सतलुज की मुख्य रूप से सहायक नदी है। यहाँ से थोड़ा सा ना हम मैप के माध्यम से देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा पता चल सके। मैप के माध्यम से हम ये देखेंगे, ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आपका, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये कौन कौन सी बाउंड्री इसमें लगती है। अगर हम बात करते हैं इसको नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है लाहौल स्पीति जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम साउथ ईस्ट में बात करते हैं तो साउथ ईस्ट में जो है वो किन्नौर जो है वो यहाँ पर आ जाता है। अगर हम बात करते हैं साउथ में, तो साउथ में शिमला यहाँ पर आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि साउथ वेस्ट में क्या आता है, तो साउथ वेस्ट में जो है वो मंडी आ जाता है। और अगर बात की जाए यहाँ पर कि कांगड़ा कौन सी डायरेक्शन में आता है, तो कांगड़ा जो है नॉर्थ वेस्ट में जो है वो आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट में जो है वो कांगड़ा आ जाता है। तो ये तो डायरेक्शन का पता चल गया आपको। अब हम बात करते हैं सतलुज नदी की। देखो सतलुज नदी ना तिब्बत यहाँ जैसे से निकलती है, यहाँ जैसे से निकलती हुई है किन्नौर में एंटर कर जाती है। किन्नौर में ये एंटर करती है और उसके बाद ये यहाँ से कुल्लू से होकर भी जो है वो बहती है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा टच करके जो है ये कुल्लू को जाती है। कुल्लू के बाद जो है ये सीधा शिमला की ओर से जो है वो निकल जाती है। तो कुल्लू में ये जो एरिया आता है ना, ये कहाँ का एरिया आता है, ये निर्मंड का क्षेत्र आता है। यहाँ से ये सतलुज नदी जो है वो बहती हुई निकलती है। उसके बाद ये ऐसे ऐसे यहाँ से बाउंड्री बनाती हुई जाती है, यहाँ से शिमला के साथ बाउंड्री बनाती हुई जाती है और हल्का सा ये मंडी को भी टच करेगी। सोलन के साथ बाउंड्री बनाते हुए बिलासपुर में मुख्य रूप से बहेगी और बिलासपुर के बाद ये यहाँ से हिमाचल को छोड़ जाएगी। ऐसे ऐसे ये बहती है। ठीक है जी, ये बिलासपुर नदी, इस नदी का आपको पता चल गया कि कैसे ये सतलुज नदी जो है वो बहती है। तो यहाँ जैसे ना, ये यहाँ जैसे यहाँ पर ये जो कुल्लू का क्षेत्र है, ये निर्मंड क्षेत्र यहाँ पर आता है और यहाँ पर ही जो है वो सतलुज नदी की ये सहायक नदी है कुरपन। और दूसरी अनी खड्ड है, अनी खड्ड भी जो है वो यहाँ पर इसके साथ मिलती है। अनी खड्ड भी आपने ध्यान रखना है। वैसे तो कुल्लू का आपको पता ही है, कुल्लू में मुख्य रूप से जो बहती है वो ब्यास नदी जो है वो बहती है कुल्लू में मुख्य रूप से। ठीक है जी, तो ब्यास की अलग अलग सहायक नदियाँ वहाँ पर बनती हैं, वो हम बहुत टाइम में पढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं सॉन्गटोंग कड़छम प्रोजेक्ट विल बी कमीशनड बाय विच ईयर। तो बोलते हैं सॉन्गटोंग कड़छम परियोजना को किस वर्ष तक चालू कर दिया जाएगा, किस वर्ष तक ये चालू हो जाएगी। पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखो सॉन्गटोंग कड़छम परियोजना को जो है वो कहा गया है कि 2026 तक जो है वो 2026 तक जो है वो ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो 2026 तो इसका सही आंसर होगा, परंतु ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि सॉन्गटोंग कड़छम परियोजना का जो सेकंड स्टेज है उसको जो है वो वन स्वीकृति जो है वो मिल चुकी है। फॉरेस्ट की क्लियरेंस मिलना ज़रूरी है, एक NOC टाइप में मिलेगा फॉरेस्ट से कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है उनको, यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा सकता है। तो उस हिसाब से जो है ये प्रोजेक्ट बनेगा। ये परियोजना जो है वो 2012 में अवार्ड कर दी गई कि 2012 में इसका काम अलॉट दिया गया था और 2026 तक जो है ये कहा गया है कि इसका कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। और इस परियोजना में जो अभी काम चला हुआ है उसमें ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बिछाई जा रही है। इस परियोजना की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी इसकी 450 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी जो है वो आ जाती है। 450 मेगावाट कैपेसिटी भी पता चल गई। एग्जैक्टली पूछ लिया जाए कि 2026 में कब तक, तो जुलाई 2026 तक, ये आपने ध्यान रखना है, जुलाई 2026 तक। यहाँ पर हिमाचल में कुछ और भी परियोजनाएं हैं जिनकी कैपेसिटी आपको जानना जरूरी है। ठीक है जी, एक है सावड़ा कुड्डू परियोजना, ये 111 मेगावाट की परियोजना है। एक सैंज परियोजना है 100 मेगावाट की, सॉरी ये परियोजना है 100 मेगावाट की। रेणुका जी परियोजना है 40 मेगावाट की परियोजना है। थाना प्लॉम परियोजना है 191 मेगावाट की ये परियोजना है। और किसाऊ बांध परियोजना है, किसाऊ बांध परियोजना 660 मेगावाट की परियोजना है। जिस्पा डैम परियोजना है, जिस्पा डैम परियोजना 300 मेगावाट की परियोजना है। त्रिवेणी महादेव परियोजना है, त्रिवेणी महादेव जो है 72 मेगावाट की जो है वो इंपॉर्टेंट परियोजना है। बड़ा खंबा परियोजना है,
बड़ा खंबा परियोजना 45 मेगावाट की परियोजना है, और सुरगानी सुंडला परियोजना है, सुरगानी सुंडला परियोजना 48 मेगावाट की परियोजना है। ये आपने ध्यान रखना है अलग अलग परियोजनाओं के बारे में। इन परियोजनाओं की पूछी गई तो मुख्य रूप से कैपेसिटी पूछी जाएगी, मैच करने को दे दिया जाएगा कि किस परियोजना की कैपेसिटी कितनी है, मैच कीजिए, तो आपको वो करना होगा, और अगर एग्जैक्टली याद होगा तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर लीज ऑफ सानन हाइडल प्रोजेक्ट इज एंडेड ऑन। अब ये क्यों चर्चा में आया पहले तो मैं वही बताऊंगा आपको। देखो, सानन परियोजना की लीज जो है वो समाप्त हो गई है, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि सानन परियोजना को वापस लिया जाएगा, और इसके लिए सरकार जो है पूरे प्रयास कर रही है। किससे वापस लिया जाएगा सानन परियोजना को, क्यों ये चर्चा में है? देखो, जोगिंद्रनगर में है, ये मंडी के जोगिंद्रनगर में सानन परियोजना है, और इस परियोजना पर जब यहाँ के राजा हुआ करते थे तो राजा के द्वारा जो है वो इस परियोजना को जो है वो पंजाब को जो है वो लीज के ऊपर दे दिया गया था। 99 ईयर्स की लीज के ऊपर जो था वो इसको दे दिया गया था 1925 में मंडी के उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे, राजा जोगिंद्र बहादुर, उनके द्वारा जो है पंजाब के जो अभियंता थे उनको जो है वो 99 ईयर्स की लीज पर दे दिया गया था, और ये लीज जो है वो 2 मार्च 2024 को जो है समाप्त हो जानी थी। अब उसके बाद इसका लेकर डिस्प्यूट चला हुआ है। पंजाब सरकार जो है वो इस मामले इसको देने के लिए तैयार नहीं है, हिमाचल सरकार कहती है कि हमें ये चाहिए, तो उसको लेकर डिस्प्यूट चला हुआ है। ठीक है जी। अब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रदेश सरकार जो है वो अपना पक्ष रख रही है कि ये परियोजना हमें मिल जानी चाहिए। अब बोलते हैं कि इस परियोजना की लीज कब समाप्त हो गई थी, तो यहाँ पर देखिए 2 मार्च 2024 है। 2 मार्च 2024 को जो है उसकी लीज समाप्त हो गई। कब? 2 मार्च 2024। ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्च 2024 ये इंपॉर्टेंट डेट हो गई आपके लिए बहुत ज़्यादा, इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। और हिमाचल प्रदेश के जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल कौन है हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम भी यहाँ पर आया था, एडवोकेट जनरल है अनूप रतन, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं। सानन परियोजना की कैपेसिटी कितनी है? सानन परियोजना की कैपेसिटी जो है वो 110 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, 110 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, 110 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि इस परियोजना को जो है वो 1933 में उद्घाटन इसका किया गया था लॉर्ड विलिंगडन के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने दूसरी ओर ध्यान रखना है कि ये परियोजना जो बनाई गई थी तो इसके जो मेन इंजीनियर थे वो कौन थे? वो थे कर्नल BC बेटी। BC बेटी का नाम जो है वो ध्यान रखना है। और इस सानन परियोजना का नाम दिया गया था लॉर्ड विलिंगडन ने 1933 में इसका उद्घाटन जो है वो किया था। कहा जाता है कि पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो क्यों बिछाई गई थी, वो मैं बार बार बताता हूँ कि इसी परियोजना के लिए बिछाई गई थी, ताकि इस परियोजना का जो सामान है, इस परियोजना की जो ज़रूरत है वो जो है पूरी की जा सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए जो है वो जो पठानकोट से लेकर जोगिंद्रनगर तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो जो था वो बिछाई गई थी। दूसरी ओर पता होना चाहिए पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन के बारे में भी। ये जो पठानकोट से लेकर जोगिंद्रनगर तक रेलवे लाइन है ये कितने किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, और ये रेलवे लाइन जो है कब बनी थी? देखो, ये 113 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1926 में स्टार्ट हो गई थी। 1929 में इसको जो था वो जो खोल दिया गया था ट्रैफिक के लिए, मतलब ट्रैफिक का सुचारू रूप से यहाँ पर चल पड़ी थी। तो ये आपने इस पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन के बारे में भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हाउ मच बजट प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। तो बोलते हैं कि वर्ष 2023-24 के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत कितने बजट का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक खेती का एक अलग से आर्टिकल आया था, परंतु वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। ये अलग से हमारा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन बनता है। देखो, प्राकृतिक खेती के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो है वो 13 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये जो प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना है ये इसका बजट प्रोविज़न है। यहाँ पर थोड़ा सा इस परियोजना के बारे में देख लेते हैं। ये जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है इसमें जो है अभी तक 1,78,643 किसानों को जो है फ़ायदा मिल चुका है, जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग को जो है वो अडॉप्ट किया है। इसका जो स्पेनिंग एरिया है कितने एरिया में है, ये तो 24,210 हेक्टेयर एरिया में जो है ये हो रही है। और एक्स्ट्रा 50,000 बिघा लैंड जो है वो कवर की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, ये भी कहा गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो है वो बजट प्रोविज़न 13 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बना कितने किसानों को फ़ायदा मिला। दूसरा क्वेश्चन बना स्पेनिंग एरिया इसका कितना है। तीसरा बना 2023-24 में कितना एरिया जो है वो कवर किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये बना कि इसका प्रोविज़न कितना है। तो ये सारे आपने यहाँ से प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर व्हेन डिड मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो ये मुख्यमंत्री वन
विस्तार योजना कब लॉन्च की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करें उससे पहले अगर आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज के लिए टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं। एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी। देखो यहाँ पर मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे का भी बनता है और इकोनॉमिक सर्वे की भी आपको एलाइड सर्विसेज में जो है वो अलग से टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फुल लेंथ तो है ही है, परंतु इकोनॉमिक सर्वे का भी मैंने अलग से जो है वो टेस्ट प्रोवाइड करवाए हैं, वहाँ पर वो देख लेना। अब बात कर रहे हैं हम वन विस्तार योजना की। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्यों इसको लॉन्च किया गया था, क्या इसका टारगेट रखा गया था? देखो इस योजना को अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था ताकि जो हिमाचल की डिफ़िकल्ट साइट्स हैं वहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट एक्सपेंड जो है वो बढ़ाया जाए, फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ाया जाए। और आपको पता है कि हिमाचल ने टारगेट रखा है कि हम जो है वो हरित स्टेट जो है बन जाएंगे, वो हमने पढ़ा है पहले भी। परंतु यहाँ पर सरकार कहती है कि हमने इस योजना के तहत जो है वो ऑलरेडी 232 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड जो है वो कवर की है मॉनसून सीज़न 2023 में हमने जो है वो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर 232 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड जो है वो कवर की है। और सरकार ये भी कहती है कि 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उस योजना को लेकर काम चल रहा है, तो 11 डिस्ट्रिक्ट भी आपने ध्यान रखने हैं, 232 हेक्टेयर आपने ध्यान रखना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कमीशन बना सकता है। दूसरी ओर आपने ध्यान रखना है वन मित्र योजना के बारे में। ये वन मित्र योजना भी इंपॉर्टेंट योजना है। वन मित्र योजना सरकार ने लेटेस्ट ही लॉन्च की है। कौन से महीने में? अक्टूबर महीने में। अक्टूबर 2023 में जो था वो इस योजना को लॉन्च किया गया था। वन मित्र योजना का भी पता चल गया आपको, ये योजना जो था वो कब लॉन्च की गई थी। तो ये फॉरेस्ट की नई स्कीम्स जो हैं वो आती हैं। अगर हम दूसरी ओर बात कर लेते हैं फॉरेस्ट की एरिया के बारे में, तो देखो टोटल जो एरिया है उसमें 15,443 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो स्टेट का फॉरेस्टेड है। और अगर हम बात करें कि कितना परसेंट ये कवर करता है तो ये 27.74% जो है वो कवर करता है। और अगर हम बात करते हैं कि ऑफिशियली जो है वो कितनी स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है वो फॉरेस्ट लैंड डेजिग्नेट की गई है, तो वो अलग से है, वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है वो फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर की गई है। ये एरिया तो फॉरेस्टेड है, जो मैंने 27.74 बताया ना आपको, 15,443 स्क्वायर किलोमीटर, वो तो फॉरेस्टेड एरिया है। परंतु फॉरेस्ट लैंड कितनी है? वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना परसेंट कवर करती है? ये 68.16% जो है वो कवर करती है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाँ, अगर रिवाइज कर ही रहे हैं तो क्यों ना एचएएस का क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिया जाए। एचएएस का क्या क्वेश्चन है? एचएएस का क्वेश्चन है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो हिमाचल में 3,163 स्क्वायर किलोमीटर है, वो आपने ध्यान रखना है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कितने हैं? मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का आपने ध्यान रखना है कि वो है 7,100 स्क्वायर किलोमीटर, वो आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा ओपन फॉरेस्ट कितने हैं? ओपन फॉरेस्ट जो है वो आपने ध्यान रखना है 5,180 जो है वो ये है 5,180 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये ओपन फॉरेस्ट है। ठीक है जी, तो ये फॉरेस्ट के बारे में भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर हिंगर माता टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये गिरिराज पत्रिका में आया था। हिंगर माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये मंदिर जो है वो माता का मंदिर जो है वो चंबा में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखो अगर हम बात करते हैं कि ये मंदिर कहाँ पर एग्जैक्टली स्थित है और क्या मान्यता है, देखो ये हिंगर माता जो है वो दुर्गा माता का ही रूप मानी जाती हैं और इनकी पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और इलाके में अच्छी बारिश हो, ज़रूरत के अकॉर्डिंग बारिश हो, उसके लिए जो है माता की पूजा की जाती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो सलूनी तहसील है, सलूनी तहसील का कांडी गाँव है, वहाँ पर जो है वो 10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर जो है ये मंदिर यहाँ पर आता है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है हिंगर माता के अलावा। और यहाँ पर ही मिंजर मेले का जिक्र भी किया गया था। देखो मिंजर मेला तो अभी हमने लास्ट एडिशन में गिरिराज पत्रिका की पढ़ा था कि मिंजर मेला जो है सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट होता है, थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ को चलता है। कल जो हमने महा रिवीजन एचपीजीके का किया था वहाँ पर हमने मिंजर मेला पढ़ा था कि ये अगस्त के महीने में जो है वो मिंजर मेला होता है। सूही मेला मैंने रिवाइज करवाया था, सूही मेला जो है वो अप्रैल के महीने में होता है। सूही मेले में जो है वो महिलाएँ और बच्चे ही जो है वो भाग लेते हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्वेश्चन हम रिवाइज करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जयंती ऑब्जर्व। तो अभी डॉक्टर परमार जी की जो है वो जयंती मनाई गई। तो ये जयंती जो है वो कब मनाई गई? तो ये देखो ये जयंती आपने ध्यान रखनी है कि 4 अगस्त को जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। परमार साहब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? 4 अगस्त 1906 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिरमौर के जो है वो चनहालग गाँव में जो था वो इनका जन्म हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। और
इनके करियर के बारे में बात करते हैं तो देखो, पहले तो इन्होंने लाहौर से जो है वो पढ़ाई की। उसके बाद जो है वो 1929 से 1930 तक ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो हैं वो सदस्य बने रहे। 1930 में ये वकालत अपने आरंभ कर देते हैं। 1930 से लेकर 1937 तक ये सिरमौर के जो हैं वो स्टेट के सब जज और मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के बने रहते हैं। 1937 से 41 तक ये सेशन जज बने रहे। उसके बाद इन्होंने आंदोलन में भाग लेना स्टार्ट कर दिया। जज की पोस्ट से जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। 1941 से 1943 तक जो है ये अपने निजी कारोबार में भी व्यस्त रहते हैं और उसके बाद इन्होंने हिमाचल में भाग लेना स्टार्ट कर दिया। हिमाचल में भाग लेना स्टार्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप ये होता है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है और 15 अप्रैल 1948 को 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर निर्माण तो कर दिया जाता है। 1952 में जब इलेक्शन होते हैं संवैधानिक रूप से, तो पहले मुख्यमंत्री जो है ये बनाए जाते हैं। पहले मुख्यमंत्री ये बनाए जाते हैं और ये जो है वो लगभग कहा जाता है कि लगभग जो है ये 17 वर्षों से भी अधिक समय तक जो है वो मुख्यमंत्री बने रहे हिमाचल के, और 7 वर्षों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी जो था वो रहे थे। ये इनके बारे में कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि 1952 में तो ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, कौन से ईयर तक रहे थे, 1977 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। 24 जनवरी 1977 को इन्होंने अपना अचानक से त्यागपत्र दे दिया था। उस टाइम की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी उनके द्वारा आग्रह भी किया गया कि अपना त्यागपत्र वापस ले लीजिए, परंतु इन्होंने अपना त्यागपत्र वापस नहीं लिया था। लोकसभा चुनाव उसके बाद चले हुए थे। लोकसभा चुनाव में ये उत्तर प्रदेश में थे और उत्तर प्रदेश में एक निजी ट्रक ने इनकी गाड़ी को जो था वो टक्कर मार दी और जिसके बाद इनको काफ़ी गहरी चोटें जो था वो आई थी और 1981 में इनका देहांत भी जो था वो हो गया था। तो ये सब आपने परमार साहब के बारे में ध्यान रखना है। मैंने ये रिवाइज़ नहीं करवाया कि ये कब से लेकर कब तक मुख्यमंत्री रहे। वैसे ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल के, ये आपने ध्यान रखना है। और अब कल हमने डिस्कस किया था इसलिए मैं भी रिवाइज़ नहीं करवा रहा हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिमाचली ओरिजिन प्लेयर हु मेड हर इंटरनेशनल डेब्ट दिस ईयर बाय मेकिंग अ प्लेस इन वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो पहले भी ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि उस महिला का नाम बताइए जो अभी हाल फिलहाल में हिमाचल की रहने वाली हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने एंट्री की है। तो ये है तनुजा कंवर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तनुजा कंवर ने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो अभी अपनी एंट्री की है और तनुजा कंवर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है अभी इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री की है और हिमाचल से संबंध रखती हैं। ये हिमाचल की चौथी ऐसी प्लेयर बनी है, 4th ऐसी प्लेयर बनी है जिन्होंने क्रिकेट में जो है वो एंट्री की है। कौन से ज़िले से ये संबंध रखती हैं आपने ये भी ध्यान रखना है। तनुजा कंवर हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले से जो है वो संबंध रखती हैं। पहली बात तो ये हो गई। इनके अलावा जो है वो सुषमा वर्मा हो गई, हरलीन देओल हो गई, रेणुका सिंह हो गई। ये 3 महिलाएं ऐसी हैं जो ऑलरेडी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो खेल चुकी हैं। तो तनुजा कंवर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी हिसाब से और इनका नाम ध्यान भी रखना है आपने। चलिए जी, ये सब हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, परंतु उससे पहले अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, ठीक है जी, वहाँ से अवेल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है 1 लाइनर क्वेश्चन और इनको हम डिस्कस करेंगे। बोलते हैं ऊना जिले के किस स्थान पर श्री द्रोण शिव मंदिर जो है वो स्थित है। तो ऊना के शिवबाड़ी जो गगरेट के समीप पड़ती है वहाँ पर जो है श्री द्रोण शिव मंदिर जो है वो स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। आगे बोलते हैं स्पार्क 2023-24 के तहत हिमाचल प्रदेश को उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में समग्र प्रदर्शन के लिए कौन सा स्थान मिला है। तो पहला स्थान जो है वो मिला है। वैदिक ऋषि वशिष्ठ का आश्रम कुल्लू जिला के किस स्थान पर हुआ करता था। तो ऋषि वशिष्ठ का आश्रम कुल्लू के मनाली में जो था वो हुआ करता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी का नाम। तो पहला पदक जो जीता था वो मनु भाकर के द्वारा जो था वो जीता था। पेरिस ओलंपिक में अगर हम टोटल मेडल्स की बात करते हैं जो भारत के द्वारा जीते गए, पेरिस ओलंपिक में इंडिया के द्वारा टोटल 6 मेडल जो हैं वो जीते गए। कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रॉन्ज थे और कौन से नंबर पर इंडिया रहा। तो 71 नंबर पर इंडिया रहा, 71वें नंबर पर ओवरऑल इंडिया रहा। एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता गया, सिल्वर मेडल 1 जीता गया और ब्रॉन्ज मेडल जो था वो 5 जीते गए। टोटल 6 मेडल जो था वो इंडिया के द्वारा जीते गए, ठीक है जी। मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है, इनके द्वारा जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया है, वो भी ध्यान रखना है। GST दिवस कब मनाया जाता है। ये 1 जुलाई को जो है वो GST डे मनाया जाता है। WFO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 में नेशनल मंडेला पुरस्कार भारत के किस संस्थान को प्राप्त किया गया है। तो ये राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को जो है वो दिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। ये नेशनल मंडेला अवार्ड है जो कि WFO के द्वारा जो है वो दिया गया है। आगे बोलते हैं जैविक उत्पादों के लिए भारत ताइवान पारस्परिक मान्यता समझौता कब लागू हुआ। तो ये जो है वो 8 जुलाई 2024 को जो था वो लागू हो गया था, ये ध्यान रखना है। असम के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है। तो नए राज्यपाल असम के बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इनका नाम ध्यान रखना है। और
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क विल बी एस्टेब्लिश। तो मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल के किस स्थान पर बनाया जाएगा। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अभी आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे कि किस स्थान पर ये मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। लास्ट एडिशन में हमने गिरिराज की डिस्कस किया था। अगर टेलीग्राम पर अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।